ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स। एक से लेकर 49 तक हम लोगों ने सारा पढ़ा समझा। और ऑब्जेक्टिव यही है जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स का कि वी पर्पस इज दैट वी कैन डू ए गुड जीएसटी लिटिगेशन। तो जीएसटी लॉ जो बना है, इट हैज बीन मेड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। रिकमेंडेशंस आर ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द मिनट्स। तो उसी मिनट्स को अब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 18 फरवरी 2023 को 50th हुआ था। 11 जुलाई 2023 को 50th हो रहा है। वो 49 था, ये 50th है। और किसने किसने अटेंड किया वो एनेक्चर 1 में है। ऑफिसर्स ने जो जिन्होंने अटेंड किया वो एनेक्चर 2 में है। ये सारे एजेंडा आइटम्स है। और इसके बाद हम लोग सीधे, अब हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको पहले से पढ़ लेता हूं और जो हम लोग को पढ़ना होता है उसको हम लोग रीड में कर देते हैं। तो गलती है तो उसको सुधार लेते हैं। ओके, तो यहां पर पहला रीड देखिए ये रहा। The agenda of this meeting involved greater use of technology for GST compliance and tackling tax evasion. One of the outcomes of this meeting was All India Drive Against Fake Registration from 16th May 23 to 15th July 23. The coordinated effort from both the central and state GST administrations had yielded excellent results. He appreciated the outstanding efforts and excellent performance of both the स्टेट एंड सेंट्रल जीएसटी ऑफिसर्स। तो इस आप लोगों के पास कोई ये हुआ था, ये ऑल इंडिया स्पेशल ड्राइव जो चला था फेक रजिस्ट्रेशन का, जहां पर वो रजिस्ट्रेशन, जहां पर बिजनेस जहां पर रजिस्टर्ड है वहां पर ऑफिसर्स आ रहे थे। किसी के पास कोई केस इसका आया है? मेरे क्लाइंट के इधर हुआ था सर। हुआ था, कोई केस बना या नहीं बना? नहीं नहीं नहीं, एकदम रेगुलर क्लाइंट था सर। ओके ओके। अच्छा, ये जो हमने जो कल डिस्कस किया था 49th में, जो सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी कितने तरह के बने हुए हैं? सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी कितने हैं? एक है या दो है? जो सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी है ये दो हैं, जहां पर टेक्निकल मेंबर स्टेट के लिए एक कमेटी बनाई है जिसमें स्टेट के मेंबर्स है, वो रेस्पेक्टिव स्टेट के मेंबर्स है। लेकिन बाकी जुडिशियल मेंबर स्टेट भी सेलेक्ट करना हो या जुडिशियल मेंबर सेंटर सेलेक्ट करना हो या टेक्निकल मेंबर सेंटर सेलेक्ट करना हो, इन सब में जो कमिटी बनाई हुई है उसमें सेंटर है और स्टेट के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन जुडिशियल मेंबर स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कोई अलग से कमिटी नहीं बनाई हुई है। तो इसको अब अगर अलग से नहीं बनाई हुई है तो स्टेट को लग रहा है कि हमारा जो इंडिपेंडेंस है या ऑटोनॉमी है वो छीना जा रहा है। द ऑनरेबल मेंबर फ्रॉम द स्टेट ऑफ तमिलनाडु reiterated that the state search cum selection committee should be empowered for selection of both the judicial members and technical members of the state bench. लेकिन अभी जो बनी है प्रेजेंटली, वो they are empowered only to select technical members of the state bench. जुडिशियल मेंबर वो सेलेक्ट नहीं कर सकती है। अच्छा, क्या गोल्ड और प्रेशियस स्टोन्स का ईवे बिल का कोई रूल बना है या नहीं बना? तो इन्होंने क्या किया कि एक रूल 138F इंसर्ट किया है, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन द स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया कि दे कैन मेक द रूल्स, has recommended insertion of this in CGST rules 2017 as well as in SGST rules for those states who want to mandate the requirement of e-way bill for intrastate movement of gold and precious stones under chapter 71 as specified in serial number 4 and 5 of annexure appended to subrule this. He also mentioned that this was agreed to in the officers meeting.
किसी के स्टेट में ऐसा हुआ है? मैं ये रूल दिखला देता हूं पहले आप लोग को। रूल 138F जो इंसर्ट हुआ है, किसी भी स्टेट में 28 138F, ये हमने 74/2018 क्यों लिखा हुआ है? ये कुछ गड़बड़ है, देखते हैं। Where the Commissioner of State Tax or UT Tax mandates furnishing of information regarding intrastate movement of goods specified against serial number 4 and 5, the consignment value of this is provided that this something, ये सब कुछ किसके ऊपर छोड़ दिया गया? स्टेट्स के ऊपर। ये हमने कैसे गड़बड़ कर दिया? किसी को कोई आइडिया ये रूल 138F कब इंसर्ट हुआ है? तो दिस रूल 138F was inserted वाइड नोटिफिकेशन 38/2023 सीटी डेटेड 4 अगस्त 2023। और स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, दे कैन मेक रूल्स फॉर द मूवमेंट, इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ द गोल्ड एंड प्रेशियस मेटल्स। वापस आते हैं। कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन एंड स्पेशल कंपोजिशन स्कीम इन सर्टन सेक्टर्स। और जहां पर टेबेको के लिए हमने बताया था मशीन्स, ये सब की रिक्वायरमेंट, मशीन्स की डिटेल देनी है, और मशीन्स की डिटेल नहीं देंगे तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा एक सेक्शन 122A, एक नया पेनाल्टी का हम लोग एक सेक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है। और नहीं आया है इसका मतलब जनरल पेनल्टी लगेगी। Law Committee further recommended that the amendment made to Section 16 of IGST Act through Section 123 of the Finance Act may be notified for restricting the IGST refund route in respect of certain supplies or suppliers for export. अब आपको याद होगा कि एक दो तरह के रिफंड रूट है, एक तो टैक्स पेड रूट और दूसरा एलयूटी रूट। तो इन्होंने टेबेको, पान मसाला और सिमिलर आइटम्स के लिए इन्होंने टैक्स पेड रूट क्लोज कर दिया। अब सिर्फ ये लोग एलयूटी के रूट से ही रिफंड ले पाएंगे। एक सर्कुलर आया था, आपको याद होगा, जहां पर आईजीएसटी का क्रेडिट के ऊपर इंटरेस्ट मांग रहे थे वो, क्योंकि रॉन्ग अवेल किया था। तो उस वक्त उसमें बैलेंस देखने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बैलेंस देखने के लिए उन्होंने सर्कुलर निकाला कि आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी टेकन टुगेदर, फिर हम लोग देखेंगे आईजीएसटी का कितना एक्स यूटिलाइज कितना किया हुआ है। और ऐसा इसलिए क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी कैन बी एडजस्टेड विथ आईजीएसटी। तो ये सर्कुलर तो हमने बहुत डिटेल में किया था, इसलिए हम लोग इस पर ज्यादा और दिमाग नहीं लगा रहे। ये हमने प्लेस और सप्लाई का ओवर द काउंटर में हमने आपके साथ कल ही 49th में डिस्कस कर लिया कि ओवर द काउंटर अगर है और वो रिसिपिएंट अपना एड्रेस देता है तो एड्रेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। There are disputes under POS in such over-the-counter supplies. He also informed that the issues came up especially with regard to automobile sector, in which residents of a state may travel to another state to take advantage of lower registration charges and road tax, which vary from state to state. To resolve this issue, Law Committee has recommended a new formulation where the unregistered consumers could declare their address on the tax invoice, which would determine the place of supply for the said supply. अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो ये हो गया, मान लीजिए मैं दिल्ली का हूं, हरियाणा जाके खरीदता हूं और हरियाणा में ऑटोमोबाइल का रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं, लेकिन इनवॉइस में मैं एड्रेस लिखवा रहा हूं दिल्ली का। तो जो इनवॉइस में जो एड्रेस लिखवाया है वो होगा, रजिस्ट्रेशन में कहां ले रहा हूं वो नहीं होगा। In case of in migration, the state may gain, but in out migration, it would lose. It is a zero sum gain. Other than for major goods like automobiles, consumers will not mention their address. So overall, the losses and gains would not be substantial. किसी को कुछ कहना हो तो प्लीज कह दीजिएगा। एक सर्कुलर आया था कि अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने
सिर्फ टीडीएस के लिए अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, तो मैं अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कोई इनवॉइस इशू कर रहा हूं और ई इनवॉइस मेरे को एप्लीकेबल है, तो क्या मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो सिर्फ टीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन है वहां भी मुझे ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा? तो ये मीटिंग में ये डिस्कस किया गया और कहा गया यस, circular that e-invoicing would be required in all such supplies made by the registered person whose turnover exceeds the prescribed threshold limit for generating e-invoice under rule this to the government department or establishment or government agency, local authority, PSU, who are registered solely for the purpose of tax deduction at source under section 51। और ये याद रखिएगा कि अगर कंप्लायंस का बर्डन गवर्नमेंट पे नहीं आ रहा है, किसी टैक्स पेयर पे आ रहा है, तो गवर्नमेंट झिझकेगी नहीं और वो अलाउ कर देगी। ऐसा भी इसमें भी यही हुआ, गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है, ई इनवॉइस इशू हो जाएगा। अब इन्होंने रिफंड में बात कही कि जितना टू बी में आ रहा है उतना ही रिफंड देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। ये इंटरेस्टिंग है। मुझे एक बात बताइए, आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड कब मिलता है? आप लोग प्लीज मेरे साथ हैं या नहीं है? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड कब मिलेगा? जब रेट ऑफ इनपुट टैक्स इज ग्रेटर देन रेट ऑफ आउटपुट टैक्स, यानी कि इनवर्ट सप्लाई पे रेट 18% है और आउटवर्ड सप्लाई पे रेट 5% है, तभी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड मिलता है। लेकिन अगर मान लीजिए वैल्यू यहां पर 100 रुपए 18% ऑफ रुपीज 100, और यहां 18% ऑफ रुपीज 80 है, तो क्या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड मिलेगा? आप लोग साथ में नहीं है? नहीं मिलेगा सर। हाँ, नहीं मिलेगा ना, क्योंकि वैल्यू के कारण है। वैल्यू का सपोर्ट पे नहीं। हाँ, वैल्यू के बेसिस पे नहीं मिलेगा। अब ये 80 रुपीज क्यों हो गया? बिकॉज 20 रुपीज का सब्सिडी मिला है, और गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देती है तो उस कंसिडरेशन के डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि दिस विल नॉट टेक पार्ट ऑफ द वैल्यू, कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होगा। तो अब गवर्नमेंट ये कह रही है, डिस्कशन इसमें ये हो रहा है कि वेदर वी शुड अलाउ द रिफंड बिकॉज ऑफ द सब्सिडी, सब्सिडी के कारण अगर इन्वर्टेड स्ट्रक्चर बन रहा है तो अलाउ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इस डिस्कशन में देखेंगे कुछ ये चीज होना कंपलसरी है, अगर ये चीज कंपलसरी है तो इसके कारण हम रिफंड अलाउ करेंगे। लेकिन अभी तक इसका कोई भी सर्कुलर या कुछ भी आया नहीं है, सिर्फ डिस्कशन हुआ है। आइए दिखाता हूं। Law Committee has recommended that clarification be given regarding refund of accumulated ITC in cases of inverted duty structure in respect of items like fertilizers where subsidy is given by the government. Law Committee also recommended that refund will be available in all such cases as long as there is some inversion of tax rate, irrespective of the fact that accumulation of ITC may also be on account of taxable value of outward supply. देखिए, on account of taxable value of outward supply being lower than the value of inputs because of subsidy. He further informed that matter is under litigation. अब देखिए, कर्नाटका कह रहा है कि ऐसा कोई भी सर्कुलर आप लेके नहीं आए। क्यों नहीं लेके आए? Because the matter is under litigation between their state and concerned companies. He insisted that since the matter is sub judice, it would not be advisable to take the decision at this stage. He therefore suggested that council may await the order of the court on the issue, as it would have huge revenue implication of around 300 to 500 crore for the state. मुझे एक बात बताइए, मैटर अगर सब जुडिस है, और क्या जीएसटी काउंसिल ये डिसीजन नहीं ले सकता मैटर को रिजॉल्व करने के लिए? कोर्ट के ऊपर क्यों छोड़ना चाह रहा है?
अगर डिस्प्यूट है, मान लीजिए क्लासिफिकेशन में या कोई और इश्यू में, तो जीएसटी काउंसिल इसको क्लैरिफाई कर दे। क्यों? और कोर्ट में मैटर रहेगा तो ये लिंगर ऑन करेगा। क्या कहते हैं आप लोग? आज आप लोग पार्ट ही नहीं ले रहे, क्या करें? कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। हैं? कर सकते हैं। कर सकते हैं। पार्ट लीजिए, नहीं तो कोई फायदा क्या है? चलिए। The honorable member from Uttar Pradesh questioned the wisdom of taking a decision on a matter that is already sub judice. Revenue Secretary informed that though the matter is sub judice, but since it is not stayed, the issue could be decided. अगर स्टे लग जाता तब तो ठीक है, तब नहीं करते, लेकिन कर सकते हैं। The Honorable Chairperson directed that in all such cases where there is a lack of clarity in the law committee should come up with clarificatory note in time to avoid matter going to the courts. ये बहुत बड़ा है ये वाला 50th वाला। अच्छा, एक बात बताइए आप, लॉ भूल जाने में बहुत दिक्कत होती है। 1 वर्सेस 3B का या 2B वर्सेस 3B का ऑटो सिस्टम जनरेटेड नोटिस आता है? यस और नो? यस सर, यस सर। तो ये जो सिस्टम जनरेटेड नोटिस आप लोग में से कितने लोगों को मिला है? बहुत लोगों को मिला है सर, सुंदरराजन को वगैरह आया था सर। आया था। हाँ जी। 1 वर्सेस 3B में मान लीजिए जीएसटी और 1 में आपने 100 रुपए शो किए हैं और 3B में आपने 105 रुपए शो किए, तो नोटिस आएगा? सॉरी, 99 रुपया शो किया है तो नोटिस आएगा? आएगा ना सर। उसी तरह से 2B वर्सेस 3B में, मतलब आप सोचिए, सिर्फ मान लीजिए 1 लाख रुपए का डिफरेंस है और 1% का डिफरेंस है, और 2B वर्सेस 3B में 2B में आपने 100 है और 3B में मान लीजिए आपने 102 रुपए का क्रेडिट अवेल के लिए सिर्फ 2 रुपए ज्यादा कर दिया है, क्या नोटिस आएगा? तो मैं आता है ना सर। पूरा पढ़ रहा था तो जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया नोटिस तभी आएगा व्हेन द डिफरेंस इज मोर देन 20% और 25 लाख, तभी नोटिस आना चाहिए, वरना नोटिस नहीं आना चाहिए। अब ये हमने पढ़ा तो था लेकिन याद ही नहीं था, अब मैं जब दोबारा पढ़ा तब याद आया। He further informed that law committee has recommended that Rule 88D may be inserted in CGST rules to give a system-based intimation to the registered person in those cases where difference between ITC availed as per 3B and that available as per 2B exceeds such amount and such percentage as may be recommended by the council. और कितना रिकमेंड किया गया? Law committee further recommended that to begin with, such intimation may be given in those cases to the concerned registered person under proposed Rule 88D, where the difference between the ITC availed in 2B and that available in 2B is more than 20% as well as more than rupees 25 lakh. अब आप लोगों के पास अगर ये नोटिस आया है तो ये 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग और 48th जीएसटी काउंसिल मीटिंग आप हवाला दे सकते हैं। अब हमारे पास एक नोटिस आया, उसको एक बार चेक करते हैं। रुक। तो ये नोटिस कौन इशू करेगा सर? सिस्टम जनरेटेड। अच्छा, ये तो 37A का है। नहीं, ये वाला नहीं, 37A वाला नहीं। नहीं नहीं, फिर मेरे पास नहीं आया ऐसा कोई नोटिस, किन्हीं और के पास आया होगा। तो ये याद रखिएगा, जब भी आपको ये नोटिस मिले
1C या 1D में? 1C, 1C और कौन सा फॉर्म है? देखिए 88D तो है 2B 3B, और 1B है 1 वर्सेस 3B। और देखिए यहां भी वही 48 मीटिंग में रिकमेंड किया, इधर मोर देन 20% और मोर देन 25 लाख। ये नहीं है, मोर देन 20% एंड मोर देन 25 लाख, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यही है ना? But difference between the ITC in 2B and that available HPD is more than 20% as well as more than 25 lakh। ये है। तो मतलब सिस्टम जनरेटर छोटे मोटे में नहीं आएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस है तभी आ रहा है, मोर देन 20% एंड मोर देन 25। ये रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने कहा कि भैया जो बैंक अकाउंट का डिटेल आपको 30 दिन के अंदर फर्निश करेंगे, नहीं फर्निश करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन को वो सस्पेंड कर देंगे और आप जीएसटी वन फाइल नहीं कर पाएंगे। करेक्ट है? तो ऐसा किसी के साथ एक्सपीरियंस है? कोई एक्सपीरियंस नहीं? ये सर हमारे केस में हुआ था एक ऐसा। क्या क्या हुआ था? रजिस्ट्रेशन लेने के 30 दिन के अंदर अकाउंट डिटेल फर्निश नहीं की थी हमने पोर्टल पे, हाँ हाँ। तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया। बट हुआ ये, जिस डेट में उन्होंने सस्पेंड किया था शाम को, उस दिन हमने दोपहर में अपडेट कर दिया था, बट नोटिस उन्होंने सस्पेंशन का हमको दे दिया। हाँ, तो फिर हमने उसका रिप्लाई दिया कि हमने इस टाइम पे ये अपडेट किया है और आपका जो ये ऑर्डर है ये इस डेट में इस टाइम पे है। तो ओके। उन्होंने फिर हमारा रिवोक कर दिया था। सस्पेंशन विड्रॉ कर लिया, ओके। जी जी जी। चलिए ठीक है। अच्छा, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में अगर कोई रिश्ता है, मतलब रिश्ता तो है ही क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, तो क्या ये मान के चलेंगे कि दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ईच अदर, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी? क्या ये मान के चलेंगे दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ईच अदर, डीम्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू ईच अदर? क्योंकि इसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा, इसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा, दे विल बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पर्सन। अगर रिलेटेड पर्सन है तो दे विल बी डीम टू बी प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ईच अदर। तो अफसर क्या कह रहे थे कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी जितना होल्डिंग था उसके बेसिस पे कुछ वैल्यूएशन करके इनको कह रहे थे कि भैया इस पे जीएसटी दीजिए आप। पुराना जीएसटी लेंगे तो क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, पुराना जीएसटी देंगे तो क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। तो उन्हें एक सर्कुलर से क्लैरिफाई किया, जस्ट बिकॉज दे आर होल्डिंग इन्वेस्टमेंट इन ईच अदर इट डज नॉट मीन दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। लेकिन अफसर को यह भी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी दे दी कि अगर ये होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी आपस में कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसको भी चेक कीजिए आप। जस्ट बिकॉज दे आर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी, जीएसटी शुड नॉट बी डिमांडेड। GST policy informed that the issues regarding clarification as to whether holding of shares in a subsidiary company by the parent company is to be treated as supply of service under GST or not. Field formation are raising demand that the share capital held in subsidiary companies are covered under SEC code this and accordingly leviable to GST. As securities are neither treated as goods nor treated as service, mere holding of shares of subsidiary company by the holding company cannot be treated as supply of service. However, there may be independent supply of other services by holding company to subsidiary company, like providing a bank guarantee, etc.
The honorable chairperson concluded the discussion by advising that while the issue of other advantages and services may be looked into separately, mentioning the same in circular may lead to further litigation. तो ये सर्कुलर में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ऑफिसर को ये अथॉरिटी है कि दे कैन लुक फॉर अदर एडवांटेजेस और सर्विसेज. ये आईएसडी का है, बहुत लोग तो लेकिन हमने सर्कुलर में इसको डिस्कस किया हुआ है. क्या आईएसडी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, यस और नो? देखिए मैं आपको कुछ बताता हूं. मान लीजिए आपका हेड ऑफिस है महाराष्ट्र में, और आपके दिल्ली में, यूपी में, एमपी में और बाकी जगह सेल्स ऑफिसेस हैं, यानी कि ब्रांच ऑफिसेस है. हरियाणा में ये सब ब्रांच ऑफिसेस. अब मान लीजिए ये इस कंपनी का, ये पूरे कंपनी का ऑडिट अगर होगा तो हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस सबको मिला के होगा. और ऑडिट में जो जीएसटी दिया गया है ये कॉमन क्रेडिट है या नहीं? ये सर नो? यस सर. सभी के लिए कॉमन क्रेडिट है. तो ये अब ये जो बिल रेज करेगा वो तो हेड ऑफिस में यहां रेज कर लेगा. और मान लीजिए महाराष्ट्र कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं करता, आउटवर्ड सप्लाई सिर्फ यही लोग कर रहे हैं, तो ये जो आईटीसी तो अगर हेड ऑफिस में रेज हुआ तो यही पड़ा रह जाएगा. तो इस हेड ऑफिस को कहा कि आपसे एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, आईएसडी का, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, और इनको एक मैकेनिज्म दिया हुआ है उसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. करेक्ट है? मुझे एक बात बताइए आप, ये जो इनवर्ट सप्लाई हेड ऑफिस ने लिया है ये थर्ड पार्टी से लिया है, यस और नो? अब ये जो हेड ऑफिस है, और एक हो सकता है ये हेड ऑफिस इस इन ब्रांचेस को इंटरनली कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, पॉसिबल है या नहीं है? अगर कोई इंटरनली कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और कोई थर्ड पार्टी से कोई सर्विसेज नहीं ली है, तो क्या उसको आईएसडी का रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? यस सर. मान नहीं लीजिए होगा सर. सर्वर है या कुछ और है, इंटरनली सर्विसेज जनरेटेड, तो आईएसडी का रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं है, वो सीधे एक इनवॉइस रेज कर देगा और क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा. यस और नो? लेकिन इस इंटरनली सर्विसेज, जब इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज को आप इनवॉइस जनरेट करते हैं तब वैल्यूएशन क्या होगा? किस वैल्यू पे आप करेंगे? ये तो इंपॉर्टेंट है ना. मान लीजिए यू हैव जनरेटेड सम इंटरनल सर्विसेज, तो अब इसका वैल्यूएशन कैसे होना चाहिए? तो प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट में, इस हेड ऑफिस का प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट में जितना डेबिट साइड का एक्सपेंसेस है उनको जोड़ दीजिए, और अगर यूनिट के बेसिस पे ट्रांसफर हो रहा है तो पर यूनिट के बेसिस पे उस तरह से आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा. यस और नो? इसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वाटर चार्जेस, रेंट चार्जेस और इंप्लॉय की सैलरी भी आएगी या नहीं आएगी? वैल्यूएशन करते वक्त एक्साइज का कॉन्सेप्ट याद कीजिए. वैल्यूएशन करते वक्त इस एम्प्लॉय की सैलरी भी आएगी या नहीं आएगी? यस और नो? सर आएगा उसमें. आना चाहिए. हाँ. तो और सर प्रोपोर्शनल बेसिस पे चार्ज करेगा. हाँ, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनवॉइस कैसे होगा, वो तो डिपेंड करेगा पर यूनिट कैसे निकालते हैं आप. लेकिन एक सिंपल वैल्यूएशन का फॉर्मूला में जितने भी डेबिट साइड एक्सपेंस है इंक्लूडिंग द एम्प्लॉय सैलरी, मान लीजिए रॉ मटेरियल है, कुछ भी है, वो सब कुछ ऐड होगा. करेक्ट? अब इन्होंने सर्कुलर में ये लिखा कि अगर इसको फुल क्रेडिट अवेलेबल है ब्रांच ऑफिस को, तो वैल्यूएशन आप कुछ भी करें क्या फर्क पड़ता है. लेकिन अगर इसको फुल क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो आप इंप्लॉय की सैलरी वैल्यूएशन में नहीं भी लेंगे तो चलेगा. हेलो, अब मैं क्या करता हूं, मैं लॉ पढ़ता हूं आपके साथ.
regarding the common input services procured from third parties and the internally generated services. अब दो तरह के हैं. थर्ड पार्टीज के लिए अगर डिस्ट्रीब्यूट करना तो आईएसडी कंपलसरी है. इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज करना है तो इनवॉइस के थ्रू हो सकता है, आईएसडी के थ्रू भी हो सकता है, इनवॉइस के थ्रू भी हो सकता है. The law committee took a view that there is no intent in the present provision of GST Act to make ISD mechanism mandatory. And accordingly, it may be clarified through circular that it is not mandatory to follow ISD procedure laid down in section 20. This. अब इसमें ये कहेंगे कि भैया पुराना सिस्टम और नया सिस्टम अभी बता दूं. मैं अभी पहले बता देता हूं आपको. यहाँ अब थर्ड पार्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आईएसडी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी या नॉट मैंडेटरी? मैंने क्या कहा? आईएसडी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, यही तो कहा मैंने. लेकिन अगर पुराने हैं तो आप इनवॉइस के बेसिस पे, इस इनवॉइस के बेसिस पे भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. इसको हम लोग क्रॉस चार्ज भी बोलते हैं. तो हमेशा आप देखिएगा बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे, आईएसडी का रूट लेना चाहिए वर्सेस क्रॉस चार्ज का रूट लेना चाहिए. अब ये कह रहा है कि पुराने में आईएसडी का रूट मैंडेटरी नहीं था तो इनवॉइस रेज करके क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. लेकिन अब इन्होंने इस मीटिंग में ये डिस्कस किया कि अगर इन थर्ड पार्टी का है तो आईएसडी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा. For distribution of ITC in respect of input services procured by head office from a third party, but attributable to both head office and branch office or exclusively to one or more branch offices, and that such credit can also be passed on by head office by issuing tax invoices under section 31 to the concerned branch office. In cases here, head office wants to distribute credit through ISD mechanism, it shall be required to get itself registered mandatorily as per this. Further, it may also be clarified that head office can distribute the ITC to branch office through ISD mechanism or can issue invoice under section 31 to a branch office in respect of input services received from a third party only if the said services are being supplied to the concerned branch office. तो ये रूट भी है. लेकिन अब prospective periods के लिए law committee took a view that ISD procedure as laid down in section 20 of CGST Act may be made mandatory prospectively for distribution of ITC in respect of input services procured by head office from a third party, but attributable to both head office and branch office or exclusively to one or more. Further, ITC on account of input services received from a third party where such input services are liable to tax on reverse charge basis should also be required to be distributed through ISD route. तो अब ये प्रोस्पेक्टिव पीरियड के लिए कह रहे हैं थर्ड पार्टी से जो भी मिलेगा वो आईएसडी रूट से ही डिस्ट्रीब्यूट होगा. अब इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज में दो ऑप्शन है उसके बाद, या तो आईएसडी रूट या क्रॉस चार्ज का रूट. अब वैल्यूएशन कैसे होगा तो देखिए, law committee recommended to clarify through the circular that in cases where full ITC is available to the recipient, the value of such supply of services declared in the invoice by head office to branch office may be deemed as open market value, irrespective of the fact whether cost of any particular component of such services, like employee costs, etc., has not been included in the value of the services of invoice or not. तो अगर फुल क्रेडिट मिल रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर फुल क्रेडिट नहीं मिल रहा है तब तो वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि फुल क्रेडिट मिल रहा है तो रेवेन्यू न्यूट्रल एक्सरसाइज है. It may be further clarified that in cases where full ITC is available to the recipient, if the invoice is not issued with respect to any internally generated services by the head office to branch office, the value of such services may be deemed to be declared as nil by head office to branch office and may be deemed as open market value in terms of second proviso. तो बड़ा सिंपल है. मान लीजिए ऑफिसर ये कहता है कि दिस हेड ऑफिस हैज प्रोवाइडेड एनी सर्विसेज टू द ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस ने कोई इनवॉइस जनरेट नहीं किया, तो आपको ये शो कर सकते हैं कि नहीं जनरेट किया, तो आप मान लीजिए कि निल बेसिस पे सर्विसेज हैज बीन रेंडर्ड. Principal Commissioner GST policy also stated that the law committee could not make any recommendation for taxability and valuation of internally generated service in cases where full ITC is not available to the recipient. तब क्या होगा? So he mentioned that it was broadly discussed in the officers meeting to clarify in the circular that in respect of internally generated services,
The cost of salary of employees involved in providing the said service may not be required to be mandatorily included while computing the taxable value of supply of such services in cases where full ITC is not available to the recipient. तो ये जो secondment of employees का जो concept था, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ जजमेंट दिया था, तो वो सब अब खत्म ही हो गया एक तरह से, कि हेड ऑफिस में बैठा हुआ एम्प्लॉय वो ब्रांच ऑफिस के को भी सर्व कर रहा है, तो उसका भी इनवॉइस रेज होना चाहिए, अब वो अब मैंडेटरी नहीं रहा. The honorable member from the Karnataka suggested that law committee may also consider the possibility of allowing taxpayer to apportion cost of supplies according to their discretion without making it overly burdensome. The aim is to facilitate compliance and avoid the need for meticulous breakdown and apportionment of every cost. He also added that there is need for caution as this is liable for different interpretation and may give rise to disputes. इसमें किसी का कोई ओपिनियन है? कोई हैंडल कर रहा है हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस? सर मैं सर्विस टैक्स रिजिम में किया था सर. अच्छा, ओके ओके. आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के कंपनी है, हाँ, उनके लिए. क्या हुआ था उसमें? हाँ, वही ISD का बेनिफिट करके दिया था, इनवॉइस रेज करके, ब्रांच का रजिस्ट्रेशन करके. ओके. ये जो डिस्कशन हो रहा है, रेट्स डिस्कशन हो रहा है, रेट्स हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं. तो जीएसटी रेट्स में जब जाएंगे तब सोचेंगे इसको भी कैसे पढ़ा जाए. सर ये फुल क्रेडिट और पार्शियल क्रेडिट कब मिलता है? ये क्या कंडीशन है दोनों का? हेड ऑफिस टू ब्रांच. नहीं, फुल क्रेडिट मतलब ये ब्लॉक क्रेडिट नहीं हो 17(5) के अकॉर्डिंग, उसके बारे में बात कर रहा है. या आपका ब्रांच ऑफिस सिर्फ एग्जाम सप्लाई कर रहा है तो क्रेडिट फिर ब्लॉक हो गया. अच्छा ठीक है. तो जो सेक्शन 16 के कंडीशन है, 17 कंडीशन है, वो चेक करना पड़ता है. अच्छा, जीटीए के पास क्या ऑप्शन है मुझे तो याद भी नहीं है. जीटीए को कोई ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ता है क्या? सर वो फुल रेट में जा रहा है या ऐसा है ना? वो 6% या 12% ऐसा, मतलब फॉरवर्ड चार्ज ऐसा कुछ होगा. तो इन्होंने 5% और 12% वाला. हाँ, तो इन्होंने कहा कि भैया पहले 1 मार्च को वो ऑप्शन खोलते थे, अब वो 1 जनवरी को ही खोल रहे हैं ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. अच्छा, डायरेक्टर के ऊपर रिवर्स चार्ज है, लेकिन डायरेक्टर अगर कोई और सर्विसेज प्रोवाइड करता है अदर देन द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर, तब रिवर्स चार्ज नहीं है, तब फॉरवर्ड चार्ज है. ठीक बात है. इस पे तो बहुत सारा डिस्कशन हुआ. सिनेमा हॉल अगर सेपरेट रेस्टोरेंट चला रहा है तो सेपरेट रेस्टोरेंट के ऊपर जो रेस्टोरेंट का जो जीएसटी रेट है वो लगेगा. लेकिन सिनेमा हॉल टिकट के साथ फूड को भी क्लब करता तो ये मिक्स सप्लाई है और उस फूड पे 28% का टैक्स लग जाएगा. ये तो हमने सर्कुलर में डिस्कस भी किया था. अब 6 इश्यू डिफर कर दिए गए. मुझे एक बात बताइए आप, हॉस्टल अकोमोडेशन के ऊपर जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, मैं आपको बताता हूं. रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के ऊपर जीएसटी लगता है? नहीं लगता सर. रेजिडेंशियल अकोमोडेशन गिवन फॉर रेजिडेंस टू इंडिविजुअल, इस पर जीएसटी नहीं लगता, एग्जेम्प्ट है. अब किसी ने हॉस्टल बनाया हुआ है, अब वो हॉस्टल में एक रूम में 2 बेड लगा दिए और स्टूडेंट सबको इसको बेड वाइज बेसिस पे इसको रेंट पे दे दिया, और ये रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ही है और गिवन फॉर रेजिडेंस फॉर, जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, या एग्जाम सप्लाई? नहीं लगना चाहिए. तो ये फिटमेंट कमिटी इसको डिस्कस करेगी और इस इशू को डिफर कर दिया है. अगर आपने जैसे प्रवीण जी ने कहा नहीं लगना चाहिए, मुझे भी लगता है नहीं लगना चाहिए. अगर इसको पढ़े, अगर इसको चेंज कर देंगे और कहेंगे कि एक्सेप्ट हॉस्टल, होटल, मान लीजिए एक होटल है उसमें एक स्यूट है, 1 रूम का बेडरूम अपार्टमेंट विद किचन है, इसको मैंने 3 साल के लिए किराए पे ले लिया. आप बताइए,
ये होटल मुझे इस 1 बेडरूम विद किचन किराए पे दे रहा है और मैं रेजिडेंस के लिए ही यूज कर रहा हूँ, एनआरआई ये सब लेते ही हैं नॉन रेजिडेंट, तो ये भी एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा? तो अगर इस लॉ को पढ़ेंगे तो एग्जेम्प्ट ही होना चाहिए, लेकिन लेट अस सी कि फिटमेंट कमेटी क्या डिसाइड करती है। इस मीटिंग में तो डिसाइड नहीं हुआ, इसीलिए रेड कर दिया। वेदर द सर्विस बाय वे ऑफ हॉस्टल अकोमोडेशन, सर्विस अपार्टमेंट और होटल बुक्स फॉर लॉन्गर पीरियड, but service of renting of residential dwelling for use as residence and exempted as per entry number 12 of the notification. So deferred है। Whether reimbursement of electricity charges received by real estate companies, malls, or airport operator etc. from the lessee or occupants were exempt from GST. तो इसका तो सर्कुलर आ गया है कि they will be treated as pure agent and no GST shall be payable. Where ITC of other business verticals could be used to discharge GST on outwards liability in respect of restaurant services. ये तो क्या ये है? प्योर एजेंट वाला कौन सा था? एक सर्कुलर आया था ना प्योर एजेंट इलेक्ट्रिसिटी का। रेंट पर जो हाँ हाँ, ये तो हमने डिस्कस भी किया आप लोग के साथ। ये देखिए, वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन रीइंबर्समेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रिसीव्ड बाय रियल एस्टेट कंपनी मॉल दिस rent plus electricity composite supply rate of tax of immovable property shall be levied even if electricity charge is charged separately. However, if electricity is charged on actual basis, then irrespective of composite supply or not, real estate owners etc. shall be deemed to be acting as pure agent and no GST shall be levied on electricity. ये हमने डिस्कस भी किया था के साथ। ये देखिए आप, ऐसे प्योर दे विल बी डीम्ड टू बी एक्टिंग एज प्योर एजेंट। इसका वीडियो कहाँ गया? इसका वीडियो भी तो था, वीडियो नहीं डाला इन्होंने। इसके ऊपर कोई केस भी था, किसका डिस्कस किया था, यूनिवर्सिटी वाला ट्रस्ट का एक अच्छा, रेंट पे दिया था उन्होंने, कुछ से इलेक्ट्रिसिटी बिल भी चार्ज कर रहे थे वो। डिपार्टमेंट कह रहा था कि इस पे भी सर्विस वो जीएसटी दीजिए। करेक्ट करेक्ट। तो हमने डिस्कस किया है, मुझे याद आ रहा है, 27 अक्टूबर। और ये कब का है? 31 अक्टूबर। ये तो हमने डिस्कस तो किया है, अब कहाँ है पता। एक घंटे का इसी में होगा, 27 अक्टूबर 31 अक्टूबर दोनों। चलिए ढूंढता हूँ। ये हमने डिस्कस किया है ना आपके साथ कि नहीं किया है? ये है सर, इलेक्ट्रिसिटी वाला सर किया था ये।
इलेक्ट्रिसिटी लेके दे रहा है खाली। कहाँ गया ये? है ना, वीडियो डालना चाहिए था इनको, उसी वक्त डाल देते तो अच्छा होता। खैर इन केस ये नहीं समझ में आ रहा ये क्या लिखा है। वेदर आईटीसी ऑफ अदर बिजनेस वर्टिकल। अच्छा, अगर मेरा एक कोई ट्रेडिंग बिजनेस है कि रेस्टोरेंट अलग है, तो क्या उसका जो अदर बिजनेस वर्टिकल है उसका आईटीसी यूज कर सकते हैं तो रेस्टोरेंट में तो अगर 5% विदाउट आईटीसी है, इसको तो जब भी देना होगा कैश में देना होगा। फिर इसका आईटीसी यहाँ यूज करने की क्यों बात हो रही है? या फिर ये हो सकता है कि इसको आईटीसी अवेलेबल है नहीं, लेकिन ये 5% कहीं नहीं लिखा हुआ है कैश में देगा या आईटीसी के थ्रू देगा। तो हो सकता है इसका आईटीसी वो यूटिलाइज कर सके। जी। ऐसा तो सर लिखा नहीं कि 5% कैश में ही देगा, हाँ, ये फाइव नहीं लिखा परसेंट हुआ है। आईटीसी देना है। हाँ हाँ, खैर इसको तो ब्लॉक ही कर देंगे, नहीं करने देंगे ये। दूसरा आईटीसी इसमें नहीं करने देंगे क्योंकि इसको आईटीसी अवेलेबल ही नहीं है। जब आईटीसी अवेलेबल नहीं है, जी, अब जी। जैसे बिल्डर है, तो, बिल्डर को तो वन सर उसके लिए तो करें अदर वर्टिकल वाला आईटीसी, ये रेस्टोरेंट वाला तो अवेलेबल नहीं है। मैं समझ गया। तो आप ये समझिए, मान लीजिए बिल्डर है, उसको 1% जीएसटी देना, आईटीसी अवेलेबल नहीं है। अब बिल्डर एक ट्रेडिंग बिजनेस शुरू कर दे और बोले कि भैया ये वाला आईटीसी जो ट्रेडिंग बिजनेस वाला, मैं इसको यहाँ यूज करके जीएसटी दूंगा। इज इट पॉसिबल? गवर्नमेंट करने देगी? चांसेस तो सर कम ही है। हाँ, तो ये तो मान के चलिए गवर्नमेंट नहीं करने देगी। ये आ गया गेम ऑफ चांस। मैं आपको थोड़ा डिस्कशन बता देता हूं है क्या। अभी आप एक्शनेबल क्लेम का मतलब, और शेड्यूल 3 में कि एक्चुअल एक्शनेबल क्लेम के ऊपर जीएसटी है, यस और नो? नो यस सर। जीएसटी नहीं, एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं है एक्सेप्ट एक्सेप्ट। लॉटरी, गेमिंग एंड हॉर्स रेस, इनके ऊपर जीएसटी है। और रेट क्या है? 28%। अब आप देखिए, इसमें कैसीनो कवर्ड नहीं है, ऑनलाइन गेमिंग कवर्ड नहीं है, तो इसके ऊपर जीएसटी लगाना है तो किस रेट पे लगाना है? तो इन्होंने कहा ऐसा करेंगे, 28% पे लगाएंगे। गैम्बलिंग, सॉरी ये गैम्बलिंग है, गेमिंग भी नहीं है, यहाँ गैम्बलिंग लिखा हुआ है। लॉटरी, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसेस। तो कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग या गेमिंग, सिंपल गेमिंग, ये सब कहीं नहीं है। तो इन्होंने कहा इसके ऊपर भी लगाएंगे और 28% से लगाएंगे। अब कैसीनो पे किस वैल्यू पे लगाएंगे? मान लीजिए आप कैसीनो में गए और 100 रुपए का चिप्स खरीदा, और उसके बाद जब वापस निकले तो आपने 80 रुपए का चिप्स वापस कर दिया, तो आपने बेसिकली कितने रुपए का नेट चिप्स, कितने का खरीदा? 20 रुपए का। तो आपके ऊपर जो जीएसटी लगना चाहिए वो 100 पे लगना चाहिए, 80 पे लगना चाहिए, 20 पे लगना चाहिए? कोई भी एक जवाब दे दे। 100 पे 20 लगना पे चाहिए या 20 पे लगना चाहिए? तो 20 में सर। पंजाब 20 पे लगना 20। चाहिए। तो इन्होंने पूरा मीटिंग वीटिंग में डिस्कस किया, नहीं नहीं भैया हम 100 पे ही लगाएंगे। तो अब ये जो डिसाइड हुआ है, 28% लगेगा, हाईएस्ट रेट, और जितने रुपए का आपने चिप्स खरीदा उतने रुपए पे लगेगा। अब जैसे ड्रीम 11 टाइप के उसमें जहां पर आप पैसे डालते हैं, तो पैसा अगर 100 रुपया डाला है तो पूरे 100 रुपए पे आपका, आप उस 100 रुपए पे जैसे ही आपने इसके ऐप में 100 रुपया डाला, वैसे ही
उसके ऊपर 28 रुपये, यानी कि 100 रुपया डालेंगे तो आपको जो क्रेडिट मिलेगा वो 100 रुपया का नहीं मिलेगा, इसका बैक कैलकुलेशन करके मान लीजिए 70 रुपया का या 72 रुपया का आपको कैश मिलेगा। तो ड्रीम इलेवन वाले टाइप क्या कर रहा है कि 28 रुपए का जो बचा हुआ पैसा है उसका वो बोनस दे दे रहा है फ्री, इस तरह से बच भी रहे हैं वो। खैर, तो कहने का मतलब ये कि इनको लिए रूल 31B रूल 31C में ये लिख दिया कि 100 रुपए पे जीएसटी लगेगा, यानी कि ग्रॉस वैल्यू पे लगेगा। रेट नोटिफिकेशन में लिख दिया 28%। और एक्शनबल क्लेम का डेफिनेशन को चेंज करके लॉटरी, गैमलिंग और हॉर्स सर्विसेज के अलावा एक्सेप्ट में ये कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग ये सब जोड़ दिया उठा के। अब आइए पढ़ लेते हैं लॉ। देखिए, it became apparent during the discussion that a lack of clarity persists regarding the differentiation between games of skill and games of chance. अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हॉर्स रेस इज ए गेम ऑफ स्किल, तो अब इस पूरे मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम लोग उसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, गेम ऑफ स्किल हो या गेम ऑफ चांस हो, इसके ऊपर हम जीएसटी लगा के रहेंगे। और ये डिफरेंशिएशन कर क्यों रहे थे? अगर गेम ऑफ स्किल है तो कह रहे थे 18%, गेम ऑफ चांस है यानी कि प्योर गैम्बलिंग है तो 28%। तो उन्होंने कहा ये डिफरेंशिएशन हटाओ, दोनों ही गेम ऑफ स्किल हो या गेम ऑफ चांस है गैम्बलिंग ही है। Games of chance fall under the category of betting and gambling, whereas games of skill do not. The absence of clear legislative provisions pertaining to the classification of games based on skill or chance compounds this issue and therefore depends on different court judgment to define game of skill or game of chance. The Honorable Minister expressed his opinion that a highest tax rate of 28% should be levied on the gross gaming revenue, यानी कि जितने रुपए का आपने चिप्स खरीदा, जितने रुपए का आपने पैसा अपलोड किया उसमें, calculated at the table level rather than on individual transactions. This approach is in line with international practices as tracking each and every transaction of an individual may prove to be arduous. Sikkim and Goa are the only two states having these casinos and both suggested that a rate of 28% should be levied on the gross gaming revenue. सिक्किम एंड गोवा का अगर आप प्री जीएसटी रिजीम में देखें तो ये 10%, 18% से ज्यादा कभी नहीं लगाया इन्होंने रेट, अब जीएसटी में 28% लग रहा है। Furthermore, he added that GeoM engaged in an extensive discussion on whether horse racing classifies as game of skill or chance and should be treated as a separate category or encompassed within the realm of betting and gambling. It was opined that there is no distinct classification for games of skill and they should be considered as part of broader betting and gambling category. The Honorable Supreme Court and Dr. K.R. Lakshman case held that horse racing is a game of skill. However, there is no legislative provision for mandating it as a game of skill. कहीं किसी कानून में नहीं लिखा हुआ है कि ये game of skill है. There are also many cases which were brought out by West Bengal during GeoM meeting, and these cases are related to lottery, but horse racing was mentioned in those cases. Accordingly, a tax rate of 28% on the full face value was recommended by GeoM and such games. अच्छा, अब घोड़े पे किसी ने पैसे लगाए हैं? अब घोड़े पे अगर कोई पैसे लगाता है ताकि आप घोड़े के हर एक घोड़े को एनालिसिस करते हैं, जिसको राइड कर रहा है उसको एनालिसिस करते हैं क्या आप लोग, या फिर जो मन में आता है उसमें लगा देते हैं? अगर जो मन में आता है उसमें लगा देते तो गेम ऑफ चांस है, स्किल कहाँ गया? तो यहाँ पर आप देखिएगा, आगे में उन्होंने डिस्कस करेंगे गेम ऑफ मैक्सिमम लोग जो घोड़े पे पैसा लगा रहे हैं कोई एनालिसिस नहीं करता है, सीधे जो मन में आता है उसमें लगाता है, तो ये गेम ऑफ चांस हो गया। Moreover, the report highlights the dual structure nature of this issue, where economic growth and job creation stand in contrast to the adverse social impact on the youth. तो मतलब इनको ये भी चिंता है कि यूथ का क्या होगा, और ये भी चिंता है कि डेमोक्रेसी है, यूथ को अगर एंटरटेनमेंट का कोई साधन देना हम उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। Achieving a delicate balance between these competing interests necessitates a phased approach to tackle the issue. As online gambling and online games of chance are banned in Tamil Nadu. अच्छा, एक बात बताइए, तमिलनाडु में बैंड है और तमिलनाडु में अगर ये ट्रांजैक्शन हो रहा है तो जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बैंड है, जैसे क्रिप्टो करेंसी बैंड है इंडिया में, लेकिन अगर उसका ट्रांजैक्शन होता है तो जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों लगता है।
Any decision by GST Council should conform with such state legislation. Regarding horse racing, the minister proposed that if it is deemed a game of skill, a tax of 28% should be levied on GGR value. Conversely, if it is classified as game of chance, the value at a tax rate of 28% should be. अच्छा यहाँ पर कुछ गड़बड़ है लग रहा है. यहाँ 28 की जगह 18 होगा. गेम ऑफ स्किल है तो 18, गेम ऑफ चांस है तो 28. There should be mechanism to receive and segregate the money. The receipt money should be directly deposited into operator account, and an escrow separate account should be there to hold the prize money for eventual payout. He also asserted that any game involving monetary transaction should be categorized as game of chance rather than a game of skill. Furthermore, he expressed his belief that horse racing is not a game of skill, but rather a game of chance, given that individuals predominantly places bets on it without adequate knowledge or thorough guesswork. Furthermore, he asserted that the subject is still evolving over time. He further proposed that the cardinal principle of GST is to align the pre-GST tax regime with the present one. ये cardinal principle होना ही नहीं चाहिए. GST बिल्कुल अलग है. He informed the council that Goa previously levied a maximum entertainment tax of 15% on casino industry. It was never 28% or not even 18%. He further added that there is a new norm coming for 30% TDS apart from 28% GST and resulting in 58% of total tax in case of winner. However, the key question is whether the government can impose taxes on unregulated activities. She provided an example of crypto assets, which are not regulated but are still subject to taxation, and no court has challenged this. She further added that these games involve value creation, whether with or without skill. She also stated that the government has the right to tax that value, and there is no legal conflict in doing so. It may be game of skill or game of chance, and debate may be going on, but tax should be imposed on these activities. कितने लोग एग्री करते हैं इस को कि अगर कहीं भी वैल्यू क्रिएट हो रहा है तो वी गवर्नमेंट हैज राइट टू टैक्स. बिकॉज जीएसटी इज ऑन वैल्यू एडिशन. तो अगर कहीं वैल्यू क्रिएट हो रहा है तो गवर्नमेंट हैज राइट टू टैक्स दैट वैल्यू. इसमें देखिए, इसमें कुछ चीजें और हैं. Not every value creation can give rise to taxation of GST. Why? Because it should be goods, it should be services, there should be supply, and the section 9 conditions should be satisfied. तभी तो उस वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगेगा. अब ऑनलाइन गेमिंग में वैल्यू क्रिएशन तो है, लेकिन ये एक्शनेबल क्लेम है, तो जीएसटी कैसे लगेगा? तो इन्होंने पूरा डेफिनेशन ये सब चेंज किया है. If a person is ready to lose money in casino, he must be ready to pay taxes for the welfare schemes. अब ये देखिए. He further added that the operators who are engaged in these activities are of high economic status and they should be treated accordingly. मैं क्या करता हूं, मैं आपको लॉ दिखलाता हूं एक बार. क्या क्या चेंजेस किया है इन्होंने. देखिए, एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब लिखा एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स. पहले ये डेफिनेशन था, पुराना डेफिनेशन क्यों नहीं लिखा आपने? लिखना होगा. और देखिए, अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स. रुकिए, पुराना डेफिनेशन क्यों नहीं लिखा हमने? दैट इज रॉन्ग. अच्छा, ये वाला लिखा हुआ. ओके ओके.
अच्छा, शेड्यूल 3 का है, रुकिए। ये देखिए, ये लिखा हुआ, इसको लिखना चाहिए था मुझे। ಏನು ಓಡಿ ತಿಂತೀವಿ ನಾವು ಅಪ್ಪಳೆ ಹಿಂದಗಟ್ಲ ಏನು ಅಪ್ಪಳೆ ಅಪ್ಪಳೆ ठीक है, देखिए, एक्शनबल क्लेम्स, एक्शनबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनबल क्लेम्स, और पहले ये था एक्शनबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। ये शेड्यूल 3 पढ़ रहा हूँ। तो लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग के ऊपर जीएसटी लगता था, और 28%, और नेट पे लगता था, फुल वैल्यू पे नहीं लगता था, नेट पे लगता था। फिर उन्होंने एक चेंज किया, स्पेसिफाइड एक्शनबल क्लेम में लिखा बेटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी पहले ही से था। देखिए, कैसीनो ऐड किया, और हॉर्स रेसिंग ऐड किया, और ऑनलाइन मनी गेमिंग भी ऐड कर दिया। और ऑनलाइन गेमिंग डिफाइन कर दिया। ऑनलाइन गेमिंग मींस ऑफरिंग ऑफ ए गेम ऑन द इंटरनेट और एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंक्लूड्स ऑनलाइन मनी गेमिंग। ऑनलाइन मनी गेमिंग को डिफाइन किया। Online money gaming means online gaming in which player pays or deposit money or money's worth, including virtual digital assets, in the expectation of winning money or money's worth, including virtual digital assets, in any event, including game, ludo खेलते वक्त, scheme, competition, or any other activity or process, whether or not its outcome or performance is based on skill, chance, or both. तो ये skill, chance, ये सब हटा दिया इन्होंने। and whether the same is permissible or otherwise under any other law for the time in force। और ये भी कह दिया कि तमिलनाडु में भले बैन हो, लेकिन अगर वहां पर भी होता है तो हम जीएसटी लगाएंगे। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स डिफाइन कर दिया। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड टू सेक्शन 247 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, और ये सेक्शन 247 हमने यहाँ पर प्रोड्यूस कर दिया। और जो एक्शनेबल क्लेम डिफाइंड था वो यहाँ पर डिफाइंड है। अब इसका वैल्यूएशन कैसे होगा? तो वैल्यूएशन और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम इज एज पर रूल 31B एंड C, और 31B और C में हमने आपको बता ही दिया है कि ग्रॉस जो कलेक्शन है, जितने रुपए का आप चिप्स खरीदेंगे उसके ऊपर है। अब ये लॉ 50th का आप पढ़ते रहिए। देखिए, he highlighted that while the GST Council is primarily a body to take a decisions on tax, it has also kept in mind the moral and social factors since its inception, like imposing environmental cess on sin goods and luxury goods based on moral principles. The tax on tobacco, luxury cars, and other items had sometimes exceeded their manufacturing value, taking into account social principles. He suggested that gambling and betting have always been considered undesirable activities in our country, and our taxation should be aligned with these social policies. He stated that all these three activities fall under the same legal category, and granting the casino an exception tax on gross gaming revenue based mechanism could lead to legal disputes in future. इन्होंने सब पे कर दिया कि जितना पैसा लगाओगे उतने रुपए पे जीएसटी लगेगा। He also mentioned that the Karnataka government has been taxing race courses based on the gross value under the respective acts since the beginning, and litigation had only arisen in recent years, even though tax was previously paid on the gross value only. ये सब छोड़ देते हैं।
all three issues. The issue of amending the law to include casino, race course and online gaming in entry 6 of schedule 3, ये हमने दिखाई दिया आपको. Alongside lottery betting and gambling, this inclusion would help avoid any interpretational confusion. She clarified that the exemption previously granted for GST on actual claim, except for lottery betting and gambling in entry 6, would now be amended so as to remove any confusion, to exclude online gaming and horse racing from exemption, which would be subject to GST without any exemption. The rate of tax and the value for supply. Rate of tax मैंने बता दिया 28%, value for supply gross gaming revenue. चलिए, कंप्लीट हो गया. So we completed. अब जो बचा हुआ है वो 51st बचा हुआ है, वो उसके लिए भी डेट हम लोग रखता है थर्सडे मिलेंगे. कल वेडनेसडे वहां पर जहां पर हम लोग वी विल बी डिस्कसिंग द नोटिसेस एक्सेट्रा, नोटिसेस क्वेरी कुछ भी. कोई किसी का कोई इनपुट है तो दे दीजिए आप प्लीज, फिर कंक्लूड करें. चलिए फिर कल मिलता है. थैंक यू सो मच. बाय बाय. Thank you, sir.